जो एग्जाम हुआ है CSIR नेट 2024 जुलाई, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहे हैं कि एग्जाम में ऐसे ही थे। जिनमें कुछ डाउट है कि ऐसा था या नहीं था, वो सारे मैंने नहीं दिए। लगभग 8-9 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ऐसे ही होंगे, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता पूर्ण विश्वास के साथ, परंतु लगभग ऐसे रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनको कन्फर्म किया है। ठीक है? और मैं इनको सॉल्व करता हूँ, और लेकिन इनको मैं सॉल्व थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है? ऐसे नहीं जैसे एज यूजुअल करता हूँ सॉल्व, वैसे नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं, जल्दी जल्दी से फास्ट सॉल्व करूंगा। लेकिन जब एक बार एग्जाम आपका आउट हो जाएगा तो पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग CSIR नेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या PhD इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उसके लिए आप 1 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है? और उसके लिए आप नीचे नंबर्स में कांटेक्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए होंगे नंबर। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये रियल एनालिसिस से है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट k be a subset of R and f is a continuous function from k to k function satisfying. What does it satisfy? This mod of distance between the functional value is greater than equal to distance between the uh, x and y. Okay? Which of the following is R true? तो पहला ऑप्शन क्या था, बताओ। ये 3 ऑप्शंस मुझे बताए। किसी को याद है, किसी को नहीं है? ये ऑप्शन ऐसे ही थे। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो, पहले में जो भी था, एफ इज सर्जेक्टिव बोला है, तो मे भी हो सकता है एफ इज सर्जेक्टिव हो पहला। ठीक है? क्योंकि ये भी एक काम की चीज है, एफ इज सर्जेक्टिव। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखो, इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया है। उसमें थोड़ा सा R2 R था, तो आसानी से हो जाता है, 1-1 भी हो जाता है, और मोनोटोनिसिटी एंड IVP को यूज करके सर्जेक्शन भी हो जाती है, और वही सब पूछा था, इसके अलावा नहीं पूछा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे के इंटरवल नहीं भी हो सकता है। राइट? के इंटरवल होता तो फिर उसी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आप इसको शो कर सकते थे, और आर नहीं हो ना, के कोई प्रॉपर सबसेट हो, तब फिर और आसान हो जाता है वर्गमूल और प्रूव करना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। लेकिन अगर के इंटरवल नहीं हो तो ये सर्जेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, आप तो इंटरवल में ही ज्यादातर करते हैं, तो आप एग्जाम में जल्दीबाजी में इंटरवल ही मान लेते हैं, ऐसे भी हो जाता है कई बार ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है एग्जाम में जब आप बैठे हुए हो। ठीक है? तो इसको देखेंगे कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू बोला है, एफ इज सर्जेक्टिव। तो आपको क्या लगता है, एफ सर्जेक्टिव होगा? बता सकते हैं आप? देखो, सोचना कैसे है? ऐसे सोचना है कि आप के को कोई भी सबसेट ले सकते हैं। ठीक है? कि कंटीन्यूअस फंक्शन बनाना है, और क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन फंक्शनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो वैल्यूज आपने ली हैं उनको। तो इसके लिए आप आसानी से सोचिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे तो वो तो सर्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई डिस्क्रीट सेट लें तो फंक्शन तो उसमें ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा आसानी से। एंड डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं हम। तो वो डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है? तो अब आप एफ एक्स और माइनस एफ वाई करेंगे तो वो एक्स माइनस वाई के बराबर आएगा, तो मॉड इक्वल होगा। और सेट आप क्या ले लेंगे, सेट ले लेंगे आप 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी? ये ले लेंगे। ठीक है ना? ये x प्लस 1 इस पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है किस फंक्शन का, कंटिन्यूअस फंक्शन का। लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी पॉइंट को उसके आगे वाले पॉइंट में भेज रहा है। यहाँ मैंने जो ऑर्डर किया है, जैसे 1 को 1/2 पे सेंड करेगा, 1/2 को 1/3 पे सेंड करेगा। ओ सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। आई मीन टू से कि थोड़ा सा, मैं कहने का मतलब है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन करो आप। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत डिफाइन कर दिया हूँ, क्योंकि x प्लस 1 लूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। वो उसके लिए मुझे n लेना पड़ेगा k की जगह, आई थिंक, या नहीं तो फिर यहाँ पे फंक्शन में सुधार करना पड़ेगा। n, सॉरी, ये भी डिस्क्रीट है 1 2 3, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लीजिए। ठीक है? अब सही है, फंक्शन वेल डिफाइंड है ना, नहीं तो वेल डिफाइंड नहीं रहता, थोड़ा सा फंक्शन में सुधार करना पड़ता। तो यहाँ देखो, 1 को 2 पे सेंड करेगा, 2 को 3 पे सेंड करेगा, डॉट डॉट डॉट। लेकिन 1 किसी की इमेज नहीं होगा, है ना? 1 किसी की इमेज नहीं होगा, इसका मतलब सर्जेक्टिव जरूरी नहीं है। लेकिन के अगर क्लोज्ड इंटरवल 0-1 हो तो ये सर्जेक्टिव होगा। क्यों होगा सर्जेक्टिव? होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। देखो, अगर के इंटरवल 0-1 है तो आप क्या करो, आपको दी गई कंडीशन है कंटिन्यूअस, तो आपको पहले से दिया गया है। तो
ये कंडीशन कह रही है कि ऐसे होगा, राइट? आप सिर्फ 0 और 1 पुट कीजिए। 0 और 1 पुट करने के बाद आप पाएंगे कि आप पहुंच गए हैं यहां। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ये जो फंक्शनल वैल्यूज हैं एफ एक्स एफ वाई, ये क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर है। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी, जो एफ एक्स एफ वाई है ना आपके पास, ये क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर है। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो 0 1, मतलब 1 को एक्सीड नहीं कर सकती ना, राइट? क्योंकि 0 1 to 0 1 होगा जब फंक्शन आपका 0 1 to 0 1 है। तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं उनकी डिस्टेंस 0 1 को एक्सीड नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई, दूसरा हम जानते हैं कि ये लेस देन एन इक्वल टू 1 होगी। अब आप बताइए कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस 1 है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, दोनों तरफ से 1 से बाउंडेड हो गई ना। तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस 1 है? 0 और 1 ओनली। तो इसका मतलब एक इसमें से 1 होगा और एक इसमें से 0 होगा। ठीक है? मैं दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि f1 बराबर 0 हो और f0 इक्वल टू 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, एक पॉइंट 1 को वैल्यू ले रहा है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो 1 वैल्यू ले रहा है, दूसरा पॉइंट 0 वैल्यू ले रहा है, तो बीच की सारी वैल्यूज भी ली जाएंगी आईवीपी से। तो इसका मतलब सर्जेक्टिव होगा। तो के 0 1 होने के केस में सर्जेक्टिव होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एफ सर्जेक्टिव हो जरूरी नहीं है, तो इंजेक्टिव तो होगा। इंजेक्टिव बहुत आसान है, आप प्रूव कर सकते हैं उसको। एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई भी 0 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, वो आप कर लेंगे अपने आप। इंजेक्टिव होगा, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। तो फिर कंटिन्यूटी की बात कैसे करें? उसने बोला है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसको गलत करो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्जेक्टिव हो जरूरी नहीं है, ठीक है? अगला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंजेक्टिव होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा आप बता सकते हैं? रेदर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। देखो वो यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो दे देता कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, अब एग्जैक्टली क्या ऑप्शन थे मुझे नहीं पता था। तो आप क्या कर सकते हैं, हर किसी ऐसे होगा ना, हर किसी एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही कर रहा है तो कोई भी दो पॉइंट एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स वाई टाइप के होंगे ना। बाइजेक्टिव मैप है, मैंने बोला कि थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, तो फिर बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में। कोई भी दो पॉइंट होंगे ना, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी, तो बी के सारे पॉइंट्स अगर सर्जेक्टिव है तो एफ एक्स टाइप के लिखे जा सकते हैं। तो यहां से आप क्या डिड्यूस करते हैं? एक्स माइनस वाई इज लेस देन, ये रहा। तो यहां से क्या हुआ? अगर एग्जिस्ट करे तो फिर कंटिन्यूअस होगा, नहीं करे ऐसा भी हो सकता है कि नहीं करे। देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है? तो फिर एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस होगा। अब ये एग्जैक्टली ऑप्शन था क्या? दो बार तो वो एग्जिस्टेंस पूछेगा नहीं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसने दिया हो एफ इंजेक्टिव है और एग्जिस्ट करता है, देन फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, इस टाइप का कुछ दिया होगा, ठीक है? लेकिन मैंने बता दिया, अब जो भी था ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए अगला वाला है क्या, लेट एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट द लिमिट एन डज नॉट एग्जिस्ट। बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम आ गई, ये बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपने क्या किया? सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लिया, ठीक है? सारी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लिया, तो एस एम्प्टी होगा, एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा, एस के पास दो एलिमेंट होंगे कम से कम, एस फाइनाइट होगा। तो एम्प्टी तो नहीं हो सकता, बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। मैं लिखूंगा नहीं हाँ चीजें, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे, तो आपका भी समय कम लगेगा, आपको भी आंसर जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि आंसर क्या है, कम से कम ये पता चल जाए अभी, है ना? तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका लेवल इस तरीके का हो गया होगा कि आप मेरी कही हुई बातों को तुरंत समझ जाएं, ऐसा नहीं कि सामने लिखूं जल्दी से, ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो एस एम टी होगा, ये गलत करो क्योंकि बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम है इसका रीजन, बोल्जेनो-वेस्टर्स पीडब्ल्यूटी। एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लिमिट बाउंडेड सीक्वेंस है। सबसे पहले ध्यान रखें, बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट्स तो होंगे उसके, लेकिन अगर एक ही लिमिट पॉइंट होगा बाउंडेड सीक्वेंस का तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसने बोला है कि लिमिट एन डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट डज इट मीन? अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब दो लिमिट पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो एक लिमिट पॉइंट हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हो तो कन्वर्जेंट होती है ना, और सीक्वेंस का। तो इसलिए दो कम से कम होंगे। एस इज फाइनाइट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप क्या कर सकते हैं? 0 1 क्लोज इंटरवल ले लीजिए और एक ऐसी सीक्वेंस ले लीजिए R1 R2 डॉट डॉट डॉट, जो क्या है? इन्यूमरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है?
ये सारे रेशनल नंबर्स हैं कहाँ के, तो 0 1 के। इसका जो आप देखेंगे ना लिमिट पॉइंट, हर कोई पॉइंट होता है 0 1 का। और दूसरा आप ये भी ले सकते हैं साइन n, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट -1 से 1 में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइन x की रेंज ये होती है इसलिए हो गए, ये प्रूफ भी करना पड़ता है, ओके। ठीक है कि साइन n के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं -1 से 1, तो अनकाउंटेबली मैनी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के पास, ये गलत है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट सी में आया था क्वेश्चन, ऐसा बताया गया है सपोज f R2 आर कंटिन्यूअस 1 1 फंक्शन, और ये पार्ट बी में भी आया था एक बार 2019 जून में है, देख लेना, इधर उधर हो सकता है, पार्ट बी में है। तो देन f इज स्ट्रिक्टली equal to e to the power x and fx equal to e to the power minus x। तो क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए इंक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, ये दोनों ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑन टू होना जरूरी नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये सही है। और ये थ्योरम है, आप जानते हैं कि स्ट्रिक्ट 1 1 फंक्शन हमेशा क्या होता है, मोनोटोन होता है, सॉरी कंटिन्यूअस 1 1 फंक्शन हमेशा मोनोटोन होता है, ठीक है। इस तरीके से मोनोटोन फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। और ये अगला क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान है। सपोज ए, जब आपने बहुत अच्छी परिश्रम किया हो तब आसान है, अन्यथा आप इसमें उलझ जाएंगे कि लिमिट पॉइंट निकालेंगे, इधर उधर के कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे। लेकिन आपने अगर बहुत मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा है रिजल्ट्स को ना, तो एग्जाम में क्या आवश्यकता रहती है, क्योंकि एग्जाम है नंबर लाने की, ठीक है। तो वहां आपको क्या करना है कि जल्दी चीजों को कैसे करें। तो अब इसको सोचने के कई तरीके हो सकते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको कैसे सोचना है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा। आप देखो कि ए की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रूट्स क्या हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स ही आइगन वैल्यू होते हैं। अब वो किस मल्टीप्लिसिटी से होते हैं इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये रूट्स होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और रियल मैट्रिक्स से है ना ये, ओके ठीक है। एंड दूसरा क्या है, ऐसी है जो ये है, ठीक है, a प्लस आई 4, मतलब दूसरी मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी उसमें ऐड कर दी गई है। तो आप इसकी अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, इसकी आइगन वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आएंगी। वो कैसे आएंगी, देखो आइगन वैल्यू होंगी 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, माइनस ओमेगा के इक्वल, ठीक है। तो दूसरा ये भी यहां से हमें पता चल जाएगा कि बी डायगोनलाइजेबल है, राइट। क्यों, क्योंकि ए डायगोनलाइजेबल है तो बी भी होगी। ए बी है क्या, ए में एक पॉलिनोमियल ही तो है, ए प्लस, अगर ए डायगोनलाइजेबल होता है तो ए में कोई भी पॉलिनोमियल डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। बहुत आसान है ना, क्योंकि पी ए पी इनवर्स इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, तो वही वाली पी इसमें काम कर जाएगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, ओके। तो बी डायगोनलाइजेबल होगी तो आप क्या कहेंगे, आप, इसका मतलब है इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगी, और इसकी दो ही आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू पक्का होनी चाहिए मिनिमल पॉलिनोमियल में। तो x माइनस माइनस ओमेगा जो कि x प्लस ओमेगा होगा, और x ओमेगा स्क्वायर, ये किसके रूट्स होते हैं, इसके, ठीक है। वो दूसरे ऑप्शन में दिया है, सही करो, पहले वाले को गलत करो। दूसरा क्या बोला है, दूसरा ये बोला है कि बी क्यूब 1 होगा, और लास्ट वाला बोला है कि बी क्यूब -1 होगा, मतलब 1 का मतलब आइडेंटिटी है, माइनस आइडेंटिटी होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको पता लग गया मिनिमल, देखो बी वाला सही है तो आपने सीधे ये सही कर देना चाहिए, आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर बी वाला सही है, बी स्क्वायर तो अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी ना। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, जानते हैं ना। तो इसमें बी पुट करने में 0 आ रहा है, तो इसमें भी बी पुट करने में 0 आएगा, ठीक आएगा ना। ये नहीं पता है, क्योंकि आप इसको इनटू समथिंग करके एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं ना। मैं करके दिखा देता हूँ अभी, चलो, हो सकता है कि क्या किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इसमें, एक्स माइनस 1 से या एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। आप एक्स देखो प्लस 1 इसमें बी पुट करो,
ये वाला 0 हो जाएगा तो b क्यूब प्लस i आपके पास 0 आ जाएगा, तो इसको जल्दी से सही कर देंगे। ठीक है, तो ये आसानी से ऐसे हो सकता था। अब हो सकता है कि अलग अलग व्यक्ति एग्जाम में इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे आसान इस तरीके से सोचना था। मैंने तो आपको लिख के बताया, लेकिन आप देख के ही इसको कर सकते हैं। मतलब इसमें पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, अब हो सकता है किसी ने मतलब ऐसा, अगर ईमानदारी से कोई बताना चाहता है तो बाय द वे कोई बताएगा नहीं, वो कहेगा मैं क्यों बताऊं आप जब मैंने करके आया। किसी ने मतलब ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, बताओ। अगर कोई ऐसा था मतलब जिसने कुछ और ही लगा दिया और इधर उधर से घूम फिर के मतलब निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया, ऐसा कुछ किया? मैंने जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यूज करी। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यूज करी? किसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बनाई आपने? मैंने पहले एक ही मतलब आइगन वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रही थी, और ये दोनों एक हाँ दूसरे के कंजुगेट पेयर होते हैं। तो हाँ मैंने सोचा कि मिनिमल पॉलिनोमियल तो दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी। मैंने कहा अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की कुछ पावर बढ़ाने पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आती है, तो अब राइट, मैं रियल ये हो गया। अगर एक को बढ़ाता रियल, हूँ तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो रियल। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने चारों जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में लिख दी। अब उसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 2 का ही था, तो वो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अच्छा अच्छा, तो फिर एक ही। तुमने ए प्लस आई फोर की जॉर्डन कैनिकल फॉर्म निकाल ली होगी या उसके सिमिलर हाँ फिर मैट्रिक्स? हाँ फिर मतलब उसके फिर बी की जॉर्डन कैनिकल फॉर्म करी और फिर सॉल्व करा, फिर आया। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ गया होगा ना? हाँ वो पड़ गया। पर पर ये तुम कर सकते थे ऐसे, राइट? ऐसा तो तुम्हें सब आता ही है, उस समय हिट नहीं किया होगा दिमाग में कि ये डायगोनल जब लोगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आइगन वैल्यू है। जिस समय माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आइगन वैल्यू है पता लग गया, उसी समय सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ रितिका बोलो। सर मैंने ऐसे किया कि ये जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है ना, तो मैंने ये एनालिटिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए इसमें वैल्यू रखी ए स्क्वायर प्लस आई ऐसे करके, और फिर उससे बी जो आ रहा था वो माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। और उसके बाद ओके, फिर मैंने शाबाश, ये भी सही हाँ, है। और माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, फिर वहां से आइगन वैल्यू निकाली या क्या किया? एक ही आइगन वैल्यू निकाली, तो एक ही जो स्क्वायर होगा उसमें माइनस करके जो आएगा वो इसकी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही लैम्डा है तो हाँ माइनस हाँ, लैम्डा हो जाएगी इसकी, फिर उसके ओके बाद पॉलिनोमियल बना के कर लिया। राइट राइट राइट, तो माइनस ए स्क्वायर है, फिर तुमने ए स्क्वायर की वो मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल ली होगी, राइट? माइनस ए नहीं। स्क्वायर की। हाँ हाँ। ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट, ऐसे ही होगा, मतलब ये भी ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, कई बार हम होता है लेंथी में चले जाते हैं ना, तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना होता है एग्जाम में कि कैसे हम शॉर्टेस्ट वे में क्या करें, सोलो करें क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब पॉज ले लेना चाहिए। एक तो क्या होता है कि जैसे आपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखा, आप शुरू हो गए एकदम तुरंत, क्योंकि आपने पीछे ऐसा कोई क्वेश्चन किया था जिसमें जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यूज की थी या कुछ और यूज किया था, ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो आप एक थोड़ा सा पॉज, दो पॉज लेने पड़ते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ वो बहुत जरूरी भी है। जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई तो ऐसा नहीं है कि जो आप मान लो कि ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें पॉज ले रहे हो, उसमें पॉज लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा सीधा ही है। ठीक है, उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। जैसे आप इसमें कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा 5 सेकंड सोच लो, फिर जैसे भी आपके दिमाग में आता है वैसे करो। लेकिन लास्ट में कई बार क्या होता है, जब आपने टिक कर लिए सारे ऑप्शन, तो 5 सेकंड वहां पे भी देख लेना चाहिए बिल्कुल सही किया है ना मैंने, कहीं हाइपोथेसिस तो गलत नहीं पड़ी है। ये 5-5 सेकंड में कुछ जाता नहीं है आप कहाँ। हालांकि अगर कई बार क्या होता है कि हमने कोई गलत टिक किया और भाग गए, फिर वो उससे 4.75 चले गए। ठीक है, इससे अच्छा तो 5 सेकंड दे देते। ठीक है, ये दो पॉज लेना, लेकिन इन दो पॉज के चक्कर में बहुत लंबे पॉज मत ले लेना। ठीक है, मतलब लंबे पॉज का मतलब आपने सोचा सही किया है नहीं किया और 2-3 मिनट तक देखते रहे, उसमें बहुत कुछ खो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी ने कुछ अगर आप बताना चाहो तो चलो ठीक, और तो फिर ऐसे ही कुछ किया होगा। चलो अच्छा है, ऐसे जैसे रितिका ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे। तो अगला वाला क्वेश्चन है, जैसे कि कोई W सब स्पेस है M5C का, such that every non-zero A is invertible, the dimension of W can be। कि देखो algebraically क्लोज फील्ड है, अगर यहाँ algebraically क्लोज फील्ड नहीं होता, आपने मुझे पता है ये क्वेश्चन कर लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी करके गए हो तुम क्वेश्चन इसको, तो फटाफट टिक किया होगा। ठीक है, देखो अब ये 4.75 तो आपके फ्री के आगे ना, आपको 20 क्वेश्चन करने थे, आपको 19 ही करने हैं ऐसा समझो, क्योंकि पढ़ते ही टिक कर लिया होगा आपने। अब जैसे पीयूष था, इसने मुझे पूछा भी था और उसके बाद फाइनल एग्जाम में भी था, तो इसकी डायमेंशन 1 होगी। सर लेकिन हाँ हाँ सर बोलो पीयूष। हाँ जैसे ना आप बोल रहे हो कि अगर ये रियल होता तो नहीं होता,
बट रियल होता तो तब भी होता, बिकॉज ये डिग्री ऑड की पॉलिनोमियल बनेगी, एक रूट मिल ही जाएगा। अगर यहाँ 5 की जगह कुछ इवन नंबर होता नहीं, तब मैंने बोला कि अगर फील्ड अलजेब्राइकली क्लोज ना हो तो फिर डायमेंशन 1 हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ओनली डायमेंशन पर 1। हाँ इसमें इस केस में ट्रू होगा, बिकॉज क्योंकि मेरे हाँ हिसाब से क्योंकि ये डिग्री ऑड की पॉलिनोमियल है ना, अगर उसमें फॉर एग्जांपल दो वेक्टर क्या है है, इसके, क्या है डिग्री ऑड की पॉलिनोमियल? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी ना वो ऑड डिग्री की बनेगी। किसकी? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक हाँ, इसमें दो वेक्टर मान लेते हैं, इसके बेसिस में दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ओके। हाँ, तो अगर ये सब स्पेस है तो ए प्लस लैम्डा बी भी होगा, राइट। ए प्लस लैम्डा बी भी होगा। अब क्या कहा है कि दोनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट, अगर जो स्पेस में आता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ओके ओके, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, राइट। इसका तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। पर ये जो लैम्डा में जो पॉलिनोमियल बनेगी ये ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो उसके बाद एक रियल रूट होगा ही। बट ये ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल क्यों है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स से बनने वाली पॉलिनोमियल ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम में हमने जब जैसा किया था नो, वैसे ही। वो तो ए प्लस लेमडा आई होती है, तो उसमें तो ठीक है, ये 5 बनती है। मतलब यहाँ तो बी में तो हो सकता है कि सारी नॉन जीरो एंट्री हो ना, मतलब तुम ये मत सोचना है कि 5 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी है। नहीं, सारी नॉन जीरो नहीं होंगी ना, क्योंकि बी भी तो इसमें है, हमने मान के चला है डब्ल्यू में। वो ठीक है, मतलब तुम ये बताओ, राइट, ऐसे हो सकता है बाय द वे, लेकिन ये बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 5 आएगी इसकी। हाँ, वही तुम यहाँ 5 डिग्री कब आती है वो ध्यान रखना। अब तुम इसको इस तरीके से सोचो कि ए बी सी डी इसकी डिग्री 5 आएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऑड आए, बट 5 आएगी ऐसा नहीं है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई होगा बहुत जगह, इधर इधर सब जगह लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, राइट। मान लो बी की ई एफ जी एच, तो यहाँ से देखो अब 5 ही आएगी, आई एम नॉट श्योर। आइडेंटिटी में तो 5 आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी में ओनली डायगोनल्स में होता है, राइट। ये 2 में कितनी आ रही है डिग्री, इसको चेक करना थोड़ा। यहाँ से स्क्वायर आ रहा है, राइट। लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा एच। तो मतलब वहाँ तुम सिर्फ उससे तो अनुमान नहीं लगा रहे हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में होते हैं तो 5 आती है डिग्री, क्योंकि डायगोनल में लैम्डा होता है, राइट। तो मल्टीप्लाई होगा, सो ऐसे करके। तो इस केस में भी ऐसा होगा। मैंने किया था ना पहले एक बार ये क्वेश्चन, तब उसमें ओके ओके, ऐसा हो रहा माइट बी वो करेक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनकरेक्ट है, मतलब बी श्योर अबाउट इट, हाँ, कि ऐसा होना चाहिए। है। क्योंकि हर कोई टर्म 5 टर्म्स को एटलीस्ट कंटेन करेगा, राइट। जैसे आपने ये उठाया, हाँ, मतलब जब भी आप मैट्रिक्स का वो लोगे ना, इसका, ओ हाँ, ऐसे इस तरीके से इनको ऐड कर दिया हमने, फिर सभी को करेंगे तो एक बार में मैक्सिमम 5 टर्म आएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा 5 मैक्सिमम आ सकता है। ओके, राइट, ऐसे भी हो सकता है। तो बोलो आगे। अब अगर ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो उसके बाद रियल रूट होगा, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं हो सकता। हाँ तो हाँ इसका मतलब हाँ, है वो ठीक है, ये राइट, सही है, ऐसे सही है, ऑड के केस में सही है। तो इस बारे में हमने चर्चा तो की थी, राइट, ऑड इवन के बारे में। सर बट ये पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट से भी हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ, ये तो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट से भी हो सकता है, राइट। ये तो नहीं, अलजेब्राइकली क्लोज, जब अलजेब्राइकली क्लोज नहीं हो तब की बात कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि क्या पता अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अलजेब्राइकली क्लोज नहीं हो, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि फील्ड अलजेब्राइकली क्लोज नहीं है, तो फिर नहीं सर, आप, पीयूष का जो आर्गुमेंट है कि रियल रूट होगा, तो मतलब वो तो अगर रियल कोएफिशिएंट है तब बोल सकते हैं और डिग्री राइट पॉलिनोमियल के केस। राइट राइट, नहीं, लेकिन हम रियल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चाहिए ही नहीं। कॉम्प्लेक्स है तो ये इसकी बात करने की आवश्यकता नहीं। कॉम्प्लेक्स में तो 1 ही होगी डिग्री, वो हम प्रूव कर सकते हैं दूसरे तरीके से। कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा सारे ही रूट होंगे इसके, ये डिटरमिनेंट के सारे रूट होंगे कॉम्प्लेक्स में, नहीं होंगे अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स हो तो। अगर अलजेब्राइकली क्लोज नहीं हुआ फील्ड, मान लो ना, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन तो आते नहीं। अभी अगली बार अलजेब्राइकली क्लोज्ड आ गया, आपने नॉन क्लोज्ड आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनल एग्जाम में जाऊं, तो हम फाइनल एग्जाम में ये सारा डिस्कशन किया था, राइट, कि कहाँ है फाइनल एग्जाम में, ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम का एग्जाम है, ये कहाँ रहा, यही है, राइट, ये है वो क्वेश्चन। देखो, कोई भी अलजेब्राइकली क्लोज फील्ड हो और n ग्रेटर देन 1 हो, तो कोई W ऐसा सब स्पेस है जो नॉन जीरो है, कि नॉन जीरो
मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल है उसमें, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड के केस में ये है प्रूफ। मान लो डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये मैंने प्रूफ लिखा है, आप लोग इसको कैप्चर कर लो जो नए देख रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, और जैसे पीयूष ने बताया वैसे भी कर सकते हैं, बट बी श्योर दैट लैम्डा इज द पॉलिनोमियल, ओके, बाय मतलब कन्विंस योरसेल्फ कि होगी करके। तो देन द आर्गुमेंट इज राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ, लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है, तो मतलब ओवरऑल यूज आइगन वैल्यू का ही होना है। हाँ, आप कैसे भी करो। दूसरा देखो, f इक्वल टू आर पे फिर हमने एक काउंटर भी दिया है। मान लो फील्ड r होता और डायमेंशन वो होती, तो ऐसा होता। इफ डिग्री ऑफ फिर मैंने नीचे लिखा है, देखो मतलब सब कुछ हमने डिस्कस किया था ना। अगर डिग्री ऑड होगी तो f r है, तो देन डायमेंशन w1 ही होगी, राइट, क्योंकि आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी ना ऑड के केस में। मतलब ओवरऑल आपने ये क्वेश्चन वहां बहुत आसानी से कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही से तैयारी करके ये बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सोल्व की, तो हमेशा ऐसा होगा कि आपको पार्ट सी में ना इतनी प्रॉब्लम से मिलेंगी जो ऑलरेडी आपने की है। लेकिन जो आपने की है ना, उनको करने में आप बहुत अधिक समय ना लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके समय को बचा देंगे। जैसे मान लो आपने ये प्रॉब्लम की है तो इसको आपने जल्दी कर लिया। आप ऊपर वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी आप किए हो, तो जैसे ये वाली है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली, ये आपने किया है। जैसे ये एफ इनवर्स वाली, ये आपने किया है। तो इनको अगर आप फास्ट सॉल्व कर लो तो आपका बहुत समय बच जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो आप ऑलरेडी करे हुए हो, राइट। तो अगर ऐसी 5-6 प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपको सोचो पार्ट सी में क्या करना है, 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके पास समय अधिक है। तो इसके लिए एक इंसान को क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर भी ये तकनीक बताता हूँ। देखो सभी इस बात को ध्यान से सुन लो। अब जब आप पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं, वैसे मेरा मानना है कि पार्ट सी से एग्जाम को स्टार्ट करना चाहिए। मैंने जब भी एग्जाम दिया है, मैंने पार्ट सी से एग्जाम दिया है और मैंने अच्छे अंक भी अर्जित किए। तो पार्ट सी से स्टार्ट करके फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपकी अलग रणनीति हो, आप उसके अनुसार कार्य करें, वो भी आप कर सकते हैं, परंतु एक आपको लाभ बता देता हूँ। जैसे आपने पार्ट सी से प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं आपके हल करने के लिए। आपके पास 40 प्रश्न हैं, उसमें से आप लगभग कोर्स करके गए हो, तो मैं मान लेता हूँ 35 तक का आपका रेंज है। मतलब उतना आप पढ़ के गए हो, ठीक है। जितनी आप सामान्यतः पढ़ के जाता है एक विद्यार्थी नेट की परीक्षा देने के लिए, उतना पाठ्यक्रम, उतना सिलेबस आप करके गए हो। So you have 35 questions, okay, and out of 35 questions you have to solve only 20. So there are large possibility, I mean it is big possibility that most of the questions will be solved by you if you have worked hard. यदि आपने कठिन परिश्रम किया है और उस पाठ्यक्रम को सही से पूर्ण किया है, तभी यह बात आपके लिए लागू होगी, अन्यथा ये बात आपके लिए लागू नहीं होगी। जो आपसे आप कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कम से कम 35 में से 20 प्रश्नों को हल करने में समर्थ होंगे। लेकिन कब होंगे, जब आप घर में परिश्रम करके गए होंगे, घर में पाठ्यक्रम को सही से करके गए होंगे, सब कुछ सही से सीख के गए होंगे, देन अदरवाइज इट विल नॉट एप्लीकेबल टू यू, ओके। सो यू हैव 20 क्वेश्चंस, सो व्हाट यू नीड टू डू। So generally what students do, suppose screen on है, okay, the first question comes from re-analysis. Okay, I have read the re-analysis, I will solve it no matter how much time it will take. No, if it is मतलब मेरी सूक्ष्मदर्शिता ना, दूरदर्शिता, मतलब देखने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये थोड़ा सा समय लेगा तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। अभी पहले जो इजी इजी आए हैं वो मैं कर लेता हूँ। जैसे ये है, देखते ही करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, ये कर लिए। तो आप जब इजी 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 कर लेंगे ना और क्वेश्चन को बुक मार्क पर रिव्यू कर लेंगे, तो आप इजी 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 करते हुए चले जाएं, तो 35-40 क्वेश्चन आप रिव्यू करें, तो आप देखेंगे कि आपने बहुत ही कम समय में बहुत मतलब लगभग अगर आपने सही से मेहनत की 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर अगले 10 क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप पार्ट सी में सही तरीके से, इस तरीके से पार्ट सी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर पार्ट बी में मूव ऑन करें। लेकिन पार्ट बी में यूजुअली क्या होता है कि जितने क्वेश्चन है वो तुम्हें करने ही होते हैं, तो पार्ट बी में 1 बाय 1 चलते रहें, इस तरीके से बात हुई। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगर ऑड है तो डायमेंशन तो भी 1 ही होगी, हाँ, चाहे फील्ड अलजेब्रिकली क्लोज्ड हो। नहीं तो अगली बार अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि W कोई सब स्पेस है भाई, M4 R का है, तो जरूरी नहीं है फिर, ठीक है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये अगला क्वेश्चन। V नॉन जीरो सब स्पेस है एंड फाइनाइट डायमेंशनल है, वेक्टर सब स्पेस ओवर R, V टू V बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कर्नेल T इज इक्वल टू इमेज T। देन आपको बताना है क्या डायमेंशन इवन होगी, ट्रेस T 0 होगा और मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होगी, और लास्ट वाला क्या है कि मिनिमल पॉलिनोमियल के पास 2 डिस्टिंक्ट रूट नहीं हो सकते, ऐसा है। तो सबसे पहले देखें कि कर्नेल टी का डायमेंशन प्लस रैंक कर्नेलिटी थ्योरम से डायमेंशन ऑफ इमेज टी इसके इक्वल होता है डायमेंशन वी के बराबर। क्योंकि इमेज टी और कर्नेल टी बराबर हैं तो इसलिए इनके डायमेंशन भी बराबर होंगे, तो यहां से ऐड करके ये आ जाएगा।
तो डायमेंशन भी 2 का मल्टीपल है, इसलिए इवन होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला सही है। और दूसरा वाला बहुत आसान है, क्योंकि आप देखेंगे कि टी स्क्वायर अगर आप जब भी करेंगे ना, तो टी स्क्वायर ऑफ टी एक्स, मतलब टी ऑफ टी एक्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये टी एक्स जो एलिमेंट है वो कहाँ के हैं? इमेज टी के हैं, राइट? इमेज टी में है ना, इमेज में तो होते हैं, ओके, बिलोंग्स टू इमेज टी। लेकिन इमेज टी किसके बराबर है? कर्नेल टी के बराबर। अब जो भी एलिमेंट कर्नेल में होगा उसका टी लिया जाएगा तो वो 0 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन वी। इट मींस टी इज निलपोटेंट। निलपोटेंट का सब कुछ आप जानते हो, ट्रेस 0 होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी ले सकते हो जिसमें 5 डिग्री का ले लो, मतलब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 ले लो, नहीं सॉरी 6 से ले लो, 5 नहीं ले सकते आप ना, क्योंकि और नहीं है। 6 से ले लो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी x की पावर 6, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल तो x स्क्वायर होगी या x होगी, नॉन जीरो ही होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो कर्नेल और वो बराबर नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर ही होगी। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, इसको आराम से गलत करो। और 2 डिस्टिंक्ट रूट तो होते नहीं है x की पावर k के पास, वो सही बोल रहा है जो भी होगी मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये हो गया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करना चाहिए यार। चलो, एक के नमिता ने भेजा था मुझे कल, तो बताओ फिर नमिता तुम इसका सही। अब देखो ऑप्शन ऐसे ही थे मुझे, मतलब ये बहुत आसान सा लग रहा है, अगर ऐसा है तो ऑप्शन इधर उधर भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। सपोज समीशन ए एंड बी। हाँ सर ऑप्शन सी में if summation a is not absolutely convergent. चलो ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीरीज कंसीडर, मान लो कि ये है आपके पास, ओके, समीशन ए एन और बी एन, ठीक है, ऐसे करके है, ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या है? एन वो है पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज, जहां जहां आपके पास कोई सीरीज है, मान लीजिए इस तरीके से a1 प्लस a2 डॉट डॉट डॉट, इसमें से ना पॉजिटिव पॉजिटिव जो जो है वो उसी प्लेस पे रखने हैं, एक सीक्वेंस बनानी है। जैसे मान लो a1 पॉजिटिव है, a3 पॉजिटिव है, फिर a10 पॉजिटिव है, बाकी जगह 0 0 सप्लाई कर देना है, ओके, बाकी जगह 0 0 सप्लाई कर देना है, मतलब ऐसा उसने बोला है। एन ऐसा है, और ऐसी ही बीएन है, लेकिन बीएन में नेगेटिव टर्म्स लेने हैं, अगर हो तो, अगर नहीं हो तो फिर 0 0 बन जाएगी। ठीक, बोला क्या है? पहला ऑप्शन बोला है कि भाई ये दोनों 0 पे जाएंगे। आपको क्या लगता है, दोनों 0 पे जाएंगी क्या? यस और नो? नहीं सर। क्यों जी, क्यों नहीं जाएंगी 0 पे? एग्जांपल एग्जांपल लेके किया था, समीशन -1 की पावर n 1 अपॉन n। समीशन क्या? मैं इसके बाद फिर 1 अपॉन n। नहीं, तो ये 1 अपॉन n, तो ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं होगी ना, ये तो ऊपर आ जाएगा n। मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n। अच्छा अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n। हाँ, तो इसकी तो दोनों सीरीज 0 पे जा रही है ना, फिर दोनों सीक्वेंस 0 पे तो जा रही है। इसे कोई भी सब सीक्वेंस ले लो 0 पर ही तो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी 0 पर? अगर इसके नेगेटिव टर्म लोगे, जैसे मान लो -1 डॉट डॉट, बाकी जगह 0 होगा वो छोड़ो, हाँ, ये 0 पर ही तो जाएगा। तुम थोड़ा गलती कर दी हो इसमें। बच्चों और कोई बताना चाहता है? मुझको देखो ऐसे है कि आप इस बात को ध्यान से समझें कि ये जो सीक्वेंस बन रही है, A1 को मैं मान लेता हूँ, हाँ, अभी समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जनरली मैं प्रूफ लिखूंगा बाद में। तो मान लेते हैं कि चलो A1 A3 और बाकी जगह 0 है, ऐसे करके है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इस तरीके से है। तो इसके बारे में तो आप कुछ कह सकते हो ना, ये वाली जो सब सीक्वेंस बन रही है, क्या कह सकते हो इसके बारे में? कोई बता दे। ये कह सकते हो कि ये सब सीक्वेंस है AN की, कह सकते हो ना, दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ AN। जो नॉन जीरो टर्म बनेंगे उनको एक ऑर्डर में ले लिया जाए तो सब सीक्वेंस बनेगी इसकी सब सीक्वेंस बनेगी। इसकी सब सीक्वेंस बन रही है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, लिमिट एन इक्वल टू 0, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन 0 होगी। नेसेसरी कंडीशन मैंने बोला था ना ट्रू होती है, परसों रिवाइज कर रहे थे हम। तो लिमिट एन 0 है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस 0 होगी। इसका मतलब ये A1 A3 ये भी 0 पे जाएगा। अब आप बता सकते हैं पूरी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? 0 होगी, राइट? राइट, यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, इसी तरीके से bn, ओके, इन द सेगमेंट। अब मैं देखो बोथ an एंड bn आर कन्वर्जेंट, ये बिल्कुल इसमें तुम ये वाला काम करेगा। काउंटर एग्जांपल -1 की पावर n ओवर n समीशन, इसमें आराम से देख लो आप, दोनों कन्वर्जेंट नहीं होंगी, ठीक है। वो समी एक तो 1/n टाइप की बन जाएगी
वो कर लोगे आप, ठीक है। तो ये गलत होगा या सही होगा? अब देखो अगले दो ऑप्शंस मैं ऐसे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, अब फिर बाद में मैं देखूंगा क्या है एक्चुअली। तो तुम बोल रहे हो कि नॉट था, कोई बोल रहा है यस था, जो भी था सर नोट था, नोट था, ओके नोट वो सही बोल रही है अभी। अच्छा नॉट था पक्का सारे से? और यस सर। सोच लो, मतलब दोनों में नॉट था, एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नहीं, एक में 3 वाले में। 3 वाले में, और अगले वाले में ऐसे था? यस सर। ओके चलो ठीक है, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, फिर देखेंगे क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक सही होगा, एक गलत होगा, ओके। मैं बता देता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। मान लो कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है, राइट, ओके। अब क्या इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये जो सीरीज है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, आप एग्री करते हैं इससे? समीशन n goes to 1 to n, पहले देखो यस और नो, सोच लो क्या कह रहा हूं मैं। इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये बनेगी ना, इसका मोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आई मीन टू से कि ये एसएन का मतलब है मेरा ये a1 a2 ये मोड डॉट डॉट डॉट। तो डू यू एग्री विथ मी? डिसएग्री कर सकते हो तुम अगर तुम्हें लग रहा है तो, ओके ना, सोच लो एक बार मन में, क्योंकि यहाँ या तो टर्म जीरो आ रहे हैं या वही वाले आ रहे हैं, एसएन से ही होंगे, मतलब या तो इनमें से कोई टर्म होगा या जीरो होगा, तो ये कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा इसमें फिर, ठीक है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्ट, हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों, हाँ ठीक है, जैसे भी है आप ये समझ गए ना, ये पक्का सही है करके जो मैंने लिखा है, क्योंकि इस तरफ वाला जो आएगा ना, इस तरफ वाला, हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक बोल रहे हो तुम, ओके। या तो कुछ a1 के टर्म आएंगे, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि a1 ना आए, या तो जीरो आएगा या कोई टर्म आएगा, ओके। जैसे a1 a2 डॉट 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 an, तो इसको हम तो ऐसा लिख ही सकते हैं, a1 से छोटा है, a2 से छोटा है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि या तो इसके प्लेस पर a1 ही है या जीरो है, या तो इसके प्लेस पर a2 है या जीरो ही है। इस तरीके से आप पाएंगे कि इससे आपने डोमिनेट कर दिया, तो कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज हो जाएगा। ऐसा ही बी पर कन्वर्जेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब रही बात अगर नॉट था, तो फिर नॉट आप चेक करेंगे, ठीक है। ये नॉट की मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। समीशन एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो दोनों डाइवर्जेंट होंगे, जरूरी नहीं होंगे, मे भी हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है। सो यू विल चेक, एक मैंने कर दिया। चलो अब अगले वाले में आते हैं, फिर जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। तो ये वाला ऐसे ही था, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आर क्यू क्यू एक्स। चलो अभी ऐसा था वैसा था पे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। मतलब पहले आपसे कल पूछा और कुछ औरों से भी पूछ चुका हूँ, अब जैसा भी था वैसा ले लेते हैं, और फिर एग्जाम आने के बाद फिर हम करेंगे, बिल्कुल ज्यों का त्यों करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा करते हैं हमेशा, तो पूरा एग्जाम करेंगे फुल डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आर क्यू एंड क्यू एक्स को भी वेक्टर स्पेस समझना है आपने, ओवर क्यू, ठीक है। दोनों वेक्टर स्पेस ओवर है क्यू, लेकिन सबसे पहले आप बताओ कि इसके डायमेंशन कितनी है, जल्दी से कोई बताए मुझे डायमेंशन इसकी। किशोर तुम बता सकते हो इसकी डायमेंशन? इनफाइनाइट। नहीं, मतलब इनफाइनाइट में भी दो चीजें होती हैं, वो उन दो में से बताओ, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, सोचो। काउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल होगी, किया होगा, कोई बताओ, व्हाट वुड बी, एनीवन? अनकाउंटेबल। ओके, काउंटेबल नहीं हो सकती ना, ये आपने किया है, आपने जब वेक्टर स्पेस पढ़ लेते हैं तो काउंटेबल होगी, तो आर भी काउंटेबल आ जाता है। एंड क्यू एक्स की डायमेंशन तो खुद ही काउंटेबल है, तो डायमेंशन भी काउंटेबल होगी। आप जानते भी हैं इसका सब स्पेस, मतलब इसका बेसिस भी जानते हैं, इसका तो बेसिस नहीं पता आपको, लेकिन डायमेंशन इज काउंटेबल। आप ध्यान देना, बस यही गेम है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। देखो देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू क्यू एक्स। अब ये मान लीजिए आर का बेसिस है, तो ये
बेसिस इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बेसिस पे जाएगा ना इंजेक्टिवली। अब इंजेक्टिव है तो हर कोई सबसेट से इंजेक्टिव होगा मैं, बेसिस बेसिस पे जाएगा। इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट को लीनियरली इंडिपेंडेंट पे सेंड करता है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, अनकाउंटेबल काउंटेबल पे इंजेक्टिव मैप हो सकता है? नो, राइट। तुमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है, इधर उधर काउंटेबल सेट है, तो इंजेक्टिव मैप नहीं जाएगा। ओके, तो ये वाला गलत है क्योंकि इंजेक्टिव मैप बेसिस से बेसिस में नहीं जा रहा। तो देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्यूएक्स टू आर, ये बिल्कुल सही है। क्यों वो सही है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास B2 है, B2 में आपके पास एलिमेंट है x1, क्योंकि ये काउंटेबल एलिमेंट है। वो एलिमेंट क्या है उनके नाम ही मैं लिख देता हूँ, क्या 1x x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब दूसरा आपके पास B1 है, B1 अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसके पास आप एक काउंटेबल सबसेट ले सकते हैं क्या, यस और नो, समथिंग जो बचा है। ओके, सी, ये सी अनकाउंटेबल होगा। हाँ, स्टिल हर किसी अनकाउंटेबल सेट के साथ सेट के पास एक सबसेट होता है काउंटेबल, यस और नो, डू यू एग्री? कोई भी अनकाउंटेबल सेट है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ से बेसिस में इसको इस पे मैप करना है, इसको इस पे मैप करना है, इसको डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से B2 से B1 में आपको एक इंजेक्टिव मैप मिल जाएगा, ठीक है। बेसिस से बेसिस में इंजेक्टिव मैप मिल जाएगा, फिर उसको लीनियरली एक्सटेंड कर देना है। वो तरीका मैंने आपको बताया है, लीनियरली एक्सटेंड कैसे करते हैं, ये सब हमने किया है क्लास में, राइट। कि बेसिस से बेसिस में इंजेक्टिव मैप हो गया तो फिर वो लीनियरली एक्सटेंड होगा, तो फिर ये इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा। ओके, तो हमें इस केस में मिल जाएगा आर इज आइसोमॉर्फिक टू क्यूएक्स। इसको तो मैं गलत कर दूंगा ऊपर के दो ऑप्शन से। अगर आइसोमॉर्फिक होता तो दोनों तरफ जाना चाहिए था ना इंजेक्टिव, क्योंकि एक आइसोमॉर्फिक नहीं मिलती। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू क्यूएक्स। ये तो बहुत गलत है, ठीक है। नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ले ही सकते हैं ना, या नहीं ले सकते? बेसिस के किसी भी एलिमेंट को मैप कर दो किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे, सारे एलिमेंट को, और क्या है। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है, आसान था, आपने करना चाहिए था। तो प्रमाणिक तुमने ऐसे ही सोचा था सच में? कल कह रही थी कि मैंने ऐसे ही सोचा, कहाँ गई है? तो ठीक है, कल मैंने, अब देखो एक बात और बता देता हूँ, ये इतने ही क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने डिस्कस करने थे अभी के लिए। इसके अलावा के जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो है यूट्यूब में, उसमें डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। वो संवाद है स्टूडेंट के साथ, ठीक, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने ऐसे पहले से नहीं लिखे हुए हैं, पर इन्होंने जो बताए हैं मैंने उसी समय सॉल्व किए हैं उनको, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त प्रश्न वहां पर है। इस अभी के लिए इसमें इतना ही करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आउट हो जाएगा तो फुल डिटेल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बहुत ही क्या विस्तार से, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं नेट के लिए, और पॉज लेते हैं, ठीक है जी। जब आप आपकी आंसर की आएगी तब डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो बाय बाय।